मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ मटेरियल शो करूंगी स्क्रीन पे, उसके माध्यम से हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि सर, पाटिल सर। जी मिस। हाँ, स्टार्ट कर दीजिएगा। स्टार्ट कर दिया मिस। ओके बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग मेरे नाम से परिचित ही हो, नीलम यादव, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कूल। अब हम लोग अपने विषय पे चलते हैं। इतिहास के जानने के लिए साधन कौन कौन से हैं, कैसे हम अपने बीते हुए अतीत को जान सकते हैं, कैसे उसके बारे में बहुत सारी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे और आपकी बुक में दोनों सेम पिक्चर्स आपको मिलेगी। समाचार पत्र, कोश, साहित्य, डाक टिकट, सरकारी गजट, पत्र, पत्रिकाएं, दैनंदिनी मीन्स प्रत्येक दिन किसी व्यक्ति के द्वारा जो डायरी लिखी जाती है, आप अपने बारे में लिखते होगे कि मैंने पूरे दिन क्या किया, स्पेशल कार्य क्या किया, वो आपकी दैनंदिनी होती है। ग्रंथ, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर के रूप में ग्रंथ हैं, वो पत्राचार, जो अनेक टाइप्स के लेटर होते हैं, एक वो अभिलेखागार में उपलब्ध कागज पत्र, दस्तावेज, जिन्हें हम ऐतिहासिक धरोहर के नाम से जानते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमको यह जानना अनिवार्य होगा कि प्राचीन भारत, मध्ययुगीन और आधुनिक, हमारे इतिहास का जो कालखंड है या विभाजन है, वह 3 प्रकार से किया गया है। आप लोग चाहिए तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। इतिहास को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन काल का इतिहास, मध्ययुगीन काल का इतिहास और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में जैसा कि कक्षा 9वीं का जो आपका सब्जेक्ट है, पूरा पोर्शन हमको पढ़ने के लिए, वह पूरा टोटली 99% भारत के इतिहास के संदर्भ में है। तो आधुनिक भारत का इतिहास, यह 3 डिवाइडेशन किया हुआ है। और स्वातंत्र्योत्तर कालखंड के भारतीय इतिहास के यदि हम अध्ययन करते हैं, तो आधुनिक कालखंड के ऐतिहासिक साधन प्राचीन और मध्ययुगीन साधनों की अपेक्षा क्या है, भिन्न है। भिन्न कैसे हैं वो? इसमें हमें बहुत सारी चीजें, जैसे लिखित, रिटन वर्क, उसी में भौतिक साधन समाहित हैं। मौखिक यानी जो ओरली बोला जाता है, उसे हम मौखिक साधन कहते हैं। दृश्य श्रव्य, जो हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे आप दृश्य के रूप में देख रहे हो, यह पिक्चर। श्रव्य यानी हमें सुन रहे हो, टीचर जो बोल रही हैं वह आप श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो। टीवी हुआ, रेडियो हुआ, आपका मोबाइल अभी सबसे अच्छा आपके सामने उत्तम उदाहरण है। तो यह सारी चीजें दृश्य और श्रव्य साधनों में आप कैलकुलेट कर सकते हो। माध्यम के साधन के आधार पर इतिहास का अध्ययन हम करते हैं। आधुनिक समय में हमें जो देखना है बच्चों, प्रादेशिक, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राज्य स्तरीय की बात हम करें तो हम महाराष्ट्र राज्य में इस वक्त रह रहे हैं। आप महाराष्ट्र राज्य के पर्टिकुलर मुंबई क्षेत्र के स्टूडेंट हो, भिन्न स्कूलों से बच्चे मेरे पास ज्वाइन हुए हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। तो ये हमारा एक राज्य की बात हो गई, एक क्षेत्र की बात हो गई। उसी तरह बच्चों, पूरे यदि हम भारत की बात करें तो पूरा आपका भारत जो है, हिंदुस्तान जो है हमारा, उत्तर से लेके दक्षिण, पूर्व से लेके पश्चिम, उसमें पूरी चीजें समाहित हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साधनों पर विचार करना है बच्चों, तो उसके लिए हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि हम प्रत्येक लेवल पर, चाहे वह प्रदेश हो, चाहे वह राष्ट्र हो, चाहे हमारा निजी सर्च हो, हम अपना निजी तौर पर कोई चीजों को सर्च करते हैं, तो उसके आधार पर हम बच्चों लिखित, सबसे पहले आपका मुद्दा है, आपका टॉपिक है, हमारा जो सब्जेक्ट में हमको पढ़ने के लिए दिया गया है, उसका हम अपने मुद्दे पर आ चुके हैं। यहाँ पर हमें लिखित साक्ष्य के रूप में यह चीजें जो आपके स्क्रीन पर शेयर हैं, उसी के बारे में हम पढ़ाई करने वाले हैं। बच्चों, आधुनिक भारत में, हमारे स्वतंत्र भारत में 15 अगस्त 1947
को जब हमारा भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र भारत की एक रूपरेखा बनाई गई। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स हमारे डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के विकास के लिए, स्टडी के लिए, उनका फ्यूचर कैसा होगा उसके लिए प्लानिंग होती है। वैसी ही प्लानिंग देश में उस तत्कालीन सरकार के द्वारा की गई, जो सरकार हमारे भारत देश के लिए चुनी गई। तत्कालीन सरकार, और वह भी जैसे 1947 को हम आजाद हुए, लेकिन हमारा जो इतिहास का कालखंड हमें पढ़ने के लिए दिया गया है बच्चों, 1961 टू 2000, 1961 से लेकर सन 2000 के कालावधि पर विशेष फोकस किया गया है। यानी 1947 से लेकर 1960 के दरमियान यह जो 13 से 14 सालों का समय है, वह तो सिर्फ हमारा गया, हम कहाँ पहुंचे उसके बारे में यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की गई है। हमें 1961 से लेकर 2000 की जो समय, तो सबसे पहले समाचार भारत के पहले और आजाद भारत के समयावधि तक बहुत बड़े प्रमाण में नहीं था। ऐसा नहीं कि ब्रिटिशों ने समाचार पत्र नहीं शुरू किया था। हमारी आजादी की लड़ाई में समाचार बहुत बड़ा योगदान है। आप उस समाज जो हमारे नेता थे कैसे गए थे कि समाचार पत्रों के माध्यम से जो हमारी जनता है, पब्लिक है, वह एक दूसरे के संपर्क में आए, सपोर्ट में आए, और हमारे देश की जो यह स्थिति, विकट स्थिति चल रही है, उसको हम कैसे विजय प्राप्त करें, हम ब्रिटिशों को यहाँ से कैसे भगाएं, वह सब समाचार पत्रों के माध्यम से हुआ था। लेकिन उसका जो प्रसार हम कह सकते हैं बहुत बड़े प्रमाण में, वह बच्चों नहीं हुआ था। तो सबसे पहले न्यूज को समाचार पत्रों के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य किया गया, और इसमें तीव्रता आई, हम जिसे कह सकते हैं गति आई। भारत में, मैं आगे आपको उदारीकरण और वैश्विकीकरण मेरा ही मुद्दा है, तो जब मैं पढ़ाऊंगी उस वक्त मैं आपको यह चीज एकदम क्लियर करूंगी, वैश्विकीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है एंड निजीकरण क्या है। पहला एक शब्द आया, उदारीकरण। बच्चों यहाँ पर आप देखोगे इंटरनेट का जाल, समाचार पत्र, मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से हम आपसे जुड़े हुए हैं। सबकी और प्रसार आप टीवी में देखते हो, रोज आपका जो न्यूज चैनल पे आपको न्यूज बताने के लिए बैठे हैं हुए हैं, वह आपको कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई फोटो प्रेजेंट करते हैं, और कहीं का लाइव आपको रिकॉर्डिंग दिखाएंगे, कहीं न्यूज में आया हुआ चीजें दिखाएंगे। तो क्या हुआ कि छाप माध्यमों का विकल्प उपलब्ध हो गया, यानी बहुत ज्यादा जो पुस्तकें हैं हमारी, जो हमारे पास ये सब आगे है, आपको पत्रिकाएं हैं, इसके लिए छपाई, आपका जो क्वेश्चन पेपर भी बनता है वह छपाई के माध्यम, प्रिंटिंग के माध्यम से बच्चों बनता है। तो यहाँ पर वह चीजें हमें देखने को मिलेगी कि किस तरह से समाचार पत्रों का बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर हमें देखने को मिलता है। अब हमको यह देखने के लिए मिलेगा बच्चों कि इसमें छपता क्या है, इसमें क्या चीजें बताई जाती हैं। तो सबसे पहली बात, समाचार पत्र, आप कभी अपने सामने एक न्यूज़पेपर का कटिंग उठाकर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी? राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर घटने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं, चाहे वह राजनीति हो, कला के संदर्भ में आप देखते हो कोई खिलाड़ी ओलंपिक में खेलने के लिए गया है, भारत की तरफ से ये भूमिका अदा कर रहा है, तो पहले हम उसका नाम लेते हैं फटाक से, भारत का भी कोई कैंडिडेट वहां पे पार्टिसिपेट हुआ है। खेलकूद हुआ, साहित्य हुआ, साहित्य यानी जो हमारा, हम कुछ नया सब्जेक्ट में कर रहे हैं, वह हमारे साहित्य में आ जाता है। राजनीतिक और सांस्कृतिक, हमारे जैसे प्रेजेंट में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एक करंट का उदाहरण मैं आपको देती हूँ, हमारे देश के द्वारा, हमारे पंत प्रधान द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सी राजनीतिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, कौन सी भूमिका अदा की जा रही है। कोरोना पेंडेमिक को लेकर, कोरोना जो समस्या चल रही है, उसमें हमारी राजनीतिक भूमिका क्या है बच्चों, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि हमें, अगर हमारे पास
दृश्य साधन नहीं मौजूद है, श्रव्य साधन नहीं मौजूद है, तो हम इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। सांस्कृतिक घटनाएं, कौन से देश में संस्कृति क्या है, हमारे भारत देश के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अलग अलग संस्कृति सभ्यता को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, फिर भी अनेकता में एकता है, हम सब भारतवासी हैं। वैसे ही विश्व लेवल पर जो अदर कंट्रियां हैं, वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है, जर्मन है, जापानीज है, चाइनीज है, रशियन लैंग्वेज है, यह सारी चीजों और उनका कल्चर क्या है, संस्कृति मीन्स उनका कल्चर क्या है, यह सारी बातें हमें समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को, समझने को मिलती हैं। मानव जीवन यानी मानव, हमारा जो जीवन है, प्रत्येक क्षेत्र में निवास करने वाले, प्रत्येक देश में निवास करने वाले, अंतरराष्ट्रीय लेवल के जितने भी कंट्री हैं, वहां पे निवास करने वाली मानव जो है, मानव मीन्स हम और आप, जनता, जुड़ी गतिविधियां क्या है, हमसे आपसे जुड़ी क्या क्या बातें चल रही हैं, वह हम समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले जो समूह हैं, उनका क्या योगदान है, और अनन्य विषयों की जानकारी हम समाचार पत्रों के माध्यम से जानते हैं। छाप मानदेयों में आंदोलन का जो मुख्य पत्र है, राजनीतिक दलों की साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं, साप्ताहिक पत्रिकाएं अभी आप देख सकते हो, आपके सामने जो होता है शिवसेना का सामना समाचार पत्र, करंट उदाहरण आपके सामने जो आए दिन होता है, यह क्या है, सब पत्रिकाएं हैं, लोग अपना अपना अपनी अपनी पत्रिकाएं निकालते हैं, अपना जो यूनिटी है, अपना जो क्षेत्र है, उसके बारे में उसमें बहुत सारी चीजें छपती हैं। उसी तरह बच्चों, कुछ समाचार पत्र होते हैं जो महीने में एक बार छपते हैं, जिन्हें हम मासिक समाचार पत्र कह सकते हैं। कुछ समाचार पत्र बच्चों ऐसे होते हैं जो वर्ष में एक बार छपते हैं, उसे हम वार्षिक पत्र पत्रिकाएं या समाचार पत्र हम कह सकते मीन्स ऐसा ही है। और कुछ समाचार जो पत्र हैं संपूर्ण वर्ष की, जैसे आप देखते होंगे, आपका ईयर जब खत्म होता है तो आपके दृश्य साधन टीवी पे आपको आ जाता है कि पूरे वर्ष ये घटनाएं हमारे देश में घटी, और उसका थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट, दो दो मिनट का सार आपको टीवी पे दिखाया जाता है। फटाफट न्यूज चैनल के जो प्रेजेंट करने वाले लोग हैं, वो फटाफट आपको पिक्चर के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से वह सारी चीजें आप दिखाते हैं। साल भर में राजनीति क्षेत्र में क्या हुआ, हमारे भारत देश में संस्कृति में क्या विकास किया, विज्ञान में क्या विकास किया, चिकित्सा में क्या विकास किया, फिल्म इंडस्ट्री या हमारे मनोरंजन के साधन में क्या विकास हुआ, यह सारी चीजें बच्चों समाचार पत्र के अंतर्गत आती हैं। इसी में बच्चों आप देखोगे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक आपका मुद्दा आता है, पीटीआई, ये है क्या एक्चुअल में, ये समाचार पत्रों से कैसे जुड़ा हुआ है, इसकी भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। 1953 कब, जब हमारा देश आजाद होकर लगभग 5 साल होने को आया, 5 से 6 साल, तो उसमें भारत के बहुसंख्यक जो समाचार पत्रों के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को प्राथमिक विवरण, यानी हमारे देश में, हमारा देश विकास कर रहा है कि नहीं, विश्व को कैसे मालूम पड़ेगा, उसमें प्राथमिक विवरण, महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित लेखों का उपलब्ध कराया जाना, स्रोत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया था। जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश के विकास के लिए हमारे पंतप्रधान, हमारे प्रधानमंत्री द्वारा कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा रही हैं, यह, और हमारा देश शिक्षा के लिए क्या कर रहा है, साथ साथ में चिकित्सा के क्षेत्र में, यदि हम किसी, जैसे आज हम बीमारी का सामना कर रहे हैं, महामारी का, ऐसे ही कोई अगर हमें समस्या से जूझना पड़े, तो उसके लिए देश की सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, सबसे पहले प्रकाशन, इन महत्वपूर्ण मुद्दों का प्रकाशन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के माध्यम से इसको कार्य मतलब सौंपा गया। इंडिया के अनगिनत जो समाचार पत्र हैं, उसमें छायाचित्र, आर्थिक, वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखों, मैंने आपको ये बता भी दिया है कि समाचार पत्रों में क्या क्या चीजें छपती है, वो जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो वैसे ही आर्थिक डेवलपमेंट हमारा क्या रहा, आर्थिक मीन्स हमारा भारत देश का विकास कैसे हो रहा है, कृषि से लेकर हाई लेवल तक, एजुकेशन, चिकित्सा तक, यह विकास कैसे संभव होगा, वैज्ञानिक क्षेत्र तक, यह सारी चीजें इसके माध्यम से पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से हमें पता चलती है। पीटीआई ने अपनी ऑनलाइन सेवाएं भी, आज हम
किसी भी लिंक पर जाते हैं, हमें एडमिशन लेना है, किसी चीज की जानकारी प्राप्त करनी है, वह हम तुरंत हमारे पास उसका साइड होता है, उसको हम उस साइड पर जा करके उनके अपना फॉर्म फिलअप करना हुआ, सारी चीजें हम करते हैं। शुरुआत बच्चों उस समय से होनी शुरू हो गई थी। इसमें आप देखोगे कि ऑनलाइन सेवाएं, ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन हम और आप जुड़े हुए, टीचर और बच्चे जुड़े हुए हैं, वैसे ही ऑनलाइन सेवाएं प्रारंभ की गई। पीटीआई ने 1990 के दशक में समयावधि 1990 टेलीप्रिंट्स के स्थान पर उपग्रह प्रसारण, आप जैसे जानते हो उपग्रह क्षेत्र के इसमें नासा के द्वारा और साथ साथ में अनेक अलग अलग कंट्रियों के लोग मिल करके किस तरह से मंगल ग्रह की खोज, चंद्रमा की खोज, वहां पे पानी है कि नहीं, और जीवन यापन संभव हो पाएगा या नहीं, ऑक्सीजन है या नहीं, यह सारी चीजों की खोज में लगे हुए हैं। हमारे भारत का भी योगदान है। तो यह सारी चीजें हमें इसके माध्यम से जानकारी मिलती है। आप मिसाइल मैन को तो जानते ही हैं, विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने सम्माननीय अब्दुल कलाम जी का क्या योगदान रहा भारत का, तो यह सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और बच्चों आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के लिए सारी महत्वपूर्ण जानकारियां समाचार पत्रों के माध्यम से हमें देखने को मिलती हैं। ग्रंथ, इसमें अब आपको बहुत सारा चीजें बड़े हेडिंग के तौर पर नहीं है, आपको शॉर्ट में एक लाइन में दे दिया है और उससे आपको शायद समझ में ना आए। ग्रंथ, अब हम ग्रंथ पे आ जाते हैं, अगला उसमें आपका टॉपिक भी है। ग्रंथ कैसे हमें सपोर्ट करते हैं हमें जानने के लिए हमारा इतिहास। तो जैसे आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पर कि मैंने 2-3 पिक्चर्स दिखाया हुआ है, और यह हमारे पौराणिक इतिहास को, पुराण जैसे हम बोलते हैं, हर एक का अपना धर्म है, अपना कल्चर है। तो जैसे रामायण में क्या लिखा हुआ है, महाभारत हमें क्या संदेश देता है, भगवत गीता हमें क्या संदेश देता है, मनुष्य का जीवन यापन कैसा होना चाहिए, यह हम अपने पुराण से सीखते हैं, अपने अतीत से सीखते हैं। कुरान में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है, यह सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं। हमें पता कैसे चलता है बच्चों, तो इन ग्रंथों में मैं आपको लिखित साधन पढ़ा रही हूँ, और लिखित साधनों में यह सारी चीजें समाविष्ट हैं। इसके माध्यम से ही है कि मतलब मनुष्य के बुरे कर्मों का हमें कैसे ये होता है, यानी मनुष्य को किस रास्ते पर चलना चाहिए, हमारे देश का संस्कृति क्या थी, इन ग्रंथों के माध्यम से हमारी हिंदी भाषा के पहले हमारी सांस्कृतिक भाषा क्या है, मूल भाषा क्या है भारत की, हिंदुस्तान की संस्कृति हमारे देश की मूल भाषा है। तो यह सारी चीजें हमें कैसे पता चलती हैं, इन पुराणों के माध्यम से, इन ग्रंथों के माध्यम से। तो हमें हमारे इतिहास को जानने के लिए ग्रंथ भी बच्चों बखूबी सपोर्ट करते हैं, इनका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। दैनंदिनी, अभी दैनंदिनी में बच्चों हम जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने एक दिया है गीता दैनंदिनी, नीलम यादव दैनंदिनी। फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई और बैठा होगा जिसका नाम मुझे नहीं पता है बच्चों का, आपने कुछ लिखा है और बहुत साल के पश्चात या कुछ समयावधि के पश्चात आपकी एब्सेंसी में आप नहीं है, हम आप नहीं है, आपके फैमिली मेंबर के थ्रू यह यदि प्रकाशित की जाती, इसमें कुछ इंपॉर्टेंस बातें लिखी हुई हैं, तो उसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में घटित होने वाली कौन कौन सी घटनाएं थी, हमने इसमें क्या क्या लिखा है। कृषि दैनंदिनी, कृषि दैनंदिनी से हमें पता चलता है कि कृषि के क्षेत्र में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति ने, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अपना प्रत्यक्ष अनुभव लिखा है, हमारे साथ घटने वाली घटनाएं, हमारे साथ होने वाला अच्छा बुरा अनुभव, अच्छा सुखद अनुभव, बुरा खराब अनुभव, यह सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। एक कृषक क्या करेगा, कृषक कृषि करता है तो उसके उस क्षेत्र में कार्य करते समय उनका स्वतः का अनुभव क्या है, उन्होंने कृषि के क्षेत्र में क्या क्या देखा, कृषि की उपज ज्यादा अच्छी कैसे हो सकती है, हम ज्यादा उत्पादन कैसे कर सकते हैं, कम समय में ज्यादा राशन, ज्यादा मटेरियल का उत्पादन हमारा कैसे होगा, कौन सी खादों की जरूरत होती है, कीड़ों का क्या किड़वानो हम कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, यह सारी चीजें बच्चों दैनंदिनी में हम देख सकते हैं। दैनंदिनी के माध्यम, यानी कुछ भी घटना है, आप भी, हम और आप सब मिलकर अपना, जैसे आपने आज स्टडी क्या किया, टीचर के साथ इतिहास विषय में आज क्या क्या पढ़ा, आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। स्कूल का क्या स्थिति है, स्कूल ओपन होने वाला है कि नहीं,
कोरोना के समय में आपका क्या अनुभव रहा स्वतः का, फैमिली ने क्या सफर किया, यह सारी चीजें आपकी दैनंदिनी में आती हैं। तो इसी तरह से हमारे इतिहास में भी बच्चों बहुत सारे सम्माननीय व्यक्तियों के द्वारा, जैसे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता सम्माननीय महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, उनकी दैनंदिनी, उन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे जिनका प्रकाशन बड़े लेवल पर किया गया और अभिलेखागारों में सुरक्षित है। उन्होंने देश की आजादी को लेकर क्या अनुभव किया था, वह सारी चीजें बच्चों दैनंदिनी के अंतर्गत आती हैं, इसमें इंक्लूड होती हैं। देखो, जैसे मैंने अभिलेखागार का भी नाम लिया, अभिलेखागार में उपलब्ध कागज और दस्तावेज प्रिंस वेल्स ऑफ म्यूजियम मुंबई वीटी विक्टोरिया टर्मिनस के पास में ही स्थित है। कभी आप गए होंगे या नहीं गए होंगे मुझे नहीं मालूम, बट ये बहुत अच्छा है। जब भी आपको समय मिलता है आप जा सकते हैं, मुंबई जैसे क्षेत्र में रहते हैं, काफी बड़ी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आपके हड़प्पा काल से लेकर अभी तक, प्राचीन भारत से लेकर प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, इवन पाषाण युग से लेकर एक एक चीजें, एक दिन में हम इसे देख भी नहीं सकते। हमें यहाँ पर सारी चीजों को देखने को मिलता है कि पत्थरों के माध्यम से इंसान ने आग का उत्पादन घर्षण करके कैसे किया, कृषि कैसे स्टार्ट की, इवन अनाज के टुकड़े भी संजो कर रखे हुए हैं। हड़प्पा कालीन मोहन जोदड़ो में ईंट वगैरह, मतलब उनके बर्तन कैसे थे, मृदभांड कैसे थे, साथ में उनको लिखने की कला, मैं लिखी साधन पढ़ा रही हूँ तो लिखने की कला थी कि नहीं। फिर मध्ययुगीन में जब हमारे मुगल शासक आए, उस समय लिखने का बच्चों सबसे ज्यादा विकास यदि हुआ तो वह मध्ययुगीन भारत में हुआ, मुगल काल में हुआ। मुगल काल में ऐसे कि वहां पर बड़े बड़े, जैसे अलबरूनी जी को हम ले सकते हैं, ऐसे इब्न बतूता, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हुए उस समय, जिन्होंने समय समय पर अकबर कालीन, हुमायूं कालीन, जहांगीर, ऐसे बड़े बड़े जो शासक हुए हमारे इतिहास में, उनके समय का इतिहास लिखा, जहांगीरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, उनके नाम से। यह सारे लिखित साधन है और उसमें हमें पढ़ने को क्या मिलता है, आर्थिक विकास कैसा था, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, देश में शासक जो हैं, सम्राट जो हैं, जो बादशाह हैं, उनका शासन कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, बच्चों शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, शासन सुचारू रूप से चल रहा था कि नहीं, यह सारा कुछ बच्चों अभिलेखागार में उपलब्ध है। इवन जब हमारा भारत देश आजादी की लड़ाई के लिए सफर कर रहा था, फाइट कर रहा था ब्रिटिशों से आजाद होने के लिए, उस समय के जो समाचार पत्र के दस्तावेज हैं, टुकड़े हैं, वो सारे भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बखूबी संजो कर रखा हुआ है, बाकायदा आप इसे टच नहीं कर सकते हो, लेकिन बाहर से आप पढ़ सकते हो। जो हिंदी भाषा में है तो आप उसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो आप ऐसी जगहों। और जो कागज पत्र है, जैसे महाराष्ट्र का ले लें, पेशवा कालीन, मराठा कालीन, शिवकालीन समय भारत महाराष्ट्र कैसा था, महाराज शिवाजी के समय में महाराष्ट्र का उन्होंने कैसे एक सूत्र में बांध कर रखा था, और दक्षिण को लेकर उत्तर तक कैसे उनका साम्राज्य फैलता जा रहा था। फिर उसके बाद पेशवा सम्राट शासकों ने कैसे अपने उन्नति की, यह सारी चीजें बच्चों, एक बखर शब्द आएगा, बखर जो कि पेशवा कालीन इतिहास को संजो कर रखने के लिए स्पेशली यूज किया गया था, वह भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इसके माध्यम से हम इन सारी चीजों की जानकारी लिखित साधन के तौर पर बच्चों प्राप्त कर सकते हैं। डाक टिकट, एक मुद्दा आपका बच रहा है, डाक टिकट एंड सरकारी गजट। आप देखते होंगे, आप किसी को लेटर कुरियर करने जाते हो, पोस्ट करने जाते हो, या कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट ये करने जाते हो, भेजने जाते हो, तो उस पे आपको डाक टिकट लगाना पड़ता है और उस पे अलग अलग प्राइस होता है। पहले तो 50 पैसे से 1 रुपए, 2 रुपए तक है प्राइस, 2 से 5 रुपए, यानी जहाँ पे आपको जैसा, अगर विदेश में भेजना है तो उसका प्राइस अलग है, अपने राष्ट्र के अंदर भेजना है तो उसका प्राइस अलग है। जैसे यहाँ पर देखिए बापूजी की फोटो है और सम्माननीय बाबा साहेब आम्बेडकर हैं, और आप यहाँ राधा कृष्णन जी की फोटो भी देख रहे हो, तो सर्वपल्ली राधा कृष्णन की फोटो आप देख रहे हो। ये सारी जो चित्र हैं, यह हमें क्या संबोधित करते हैं बच्चों, यह सारे चित्र हमें यह बताते हैं कि हमारे देश में इस तरह के सम्माननीय व्यक्ति भी होकर गए हैं।
मतलब ये इन्होंने कुछ कार्य किया है, स्पेशल कुछ कार्य किया है, तो ही हम इन्हें इतना सम्मान दे रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय मुद्राओं पर, आप मुद्रा मीन्स पैसों पर भी आप महात्मा गांधी जी को देखते हो, नोट पर महात्मा गांधी जी को आप देखते हो। और साथ साथ में डाक टिकट में आप कृषि के संदर्भ में भी देखते हो, हरा भरा क्षेत्र है, कोई व्यक्ति है, तो यह सारी चीजें हमारे देश के इतिहास को भी बता रहा है। ये हमारे डाक टिकट के लिए क्यों आए? क्योंकि इन्होंने, आप देखोगे ये ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जिनका नाम हम बड़े सम्मान से इतिहास में लेते हैं, आजाद हिंद फौज के संस्थापक। ऐसे बहुत सारे सम्मानित व्यक्ति हैं जिनको हम डाक टिकट के माध्यम से इनके लिए डाक टिकट स्पेशली बनाया गया बच्चों। इनका मतलब ये अप्रूव किया गया भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि नहीं रियल में ये महान व्यक्तियों ने देश की आजादी से लेकर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है। तो इसके कारण इन्हें यह जगह प्राप्त हुई। और हम जब हम डाक टिकट को अपने लिए लेते हैं या अपने किसी कार्य के लिए खरीद करते हैं, तो उससे हम एक बार तो नजर हमारी जाती है कि हाँ ये है क्या। और इसके माध्यम से छोटे छोटे जो बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं जिन्हें जानकारी नहीं है, उन सभी लोगों को यह पता चलता है कि नहीं ऐसा भी कुछ हुआ था, यह भी कोई कुछ तो है। डाक विभाग में आप देखोगे राजनीति, इसमें साथ साथ में बच्चों जब आप जाते हो तो पुष्प यानी फूल, पशु पक्षी, किसी विशेष अवसर पर किया जाने वाला जो कार्य है, शताब्दी या द्विशताब्दी, त्रिशताब्दी, यानी ये सारी चीजें डाक टिकट का प्रकाशन किया जाता है। तो इतिहास के अनमोल थाती के रूप में यह जो डाक टिकट है बच्चों, इतिहास की अनमोल थाती है, हम इन्हें कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि इन सभी लोगों ने कुछ न कुछ अच्छा कार्य किया है हमारे देश के लिए, हमारे देश की उन्नति के लिए। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयत्न किया है। भारत का राजपत्र आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि यह क्या है, सरकारी गजट क्या है। सरकारी गजट में वह सारी चीजें बच्चों इंक्लूड होती हैं। आपको जैसे मैंने यहाँ पे दिया है महाराष्ट्र शासन का राजपत्र, उसमें महाराष्ट्र के विकास से लेकर के, अब मैं 1961 से लेकर के 2000 सन का इतिहास पढ़ा रही हूँ, तो उसमें वो सारी चीजें बच्चों आपको मिलेगी। कब कब विशेष सरकार द्वारा क्या किया गया, सरकारों की भूमिका क्या रही, वही सारी चीजें। और शिक्षा से लेकर चिकित्सा तक सरकार के द्वारा बड़े लेवल तक जो कार्य किए गए, विशेष जो अधिकारी वर्ग के लोग समय समय पर नियुक्त हुए, वह सब राजपत्र के अंतर्गत, छोटी से लेकर बड़ी चीजें इस राजपत्र के अंतर्गत आती है। जाहिरनामा, इवन आपका घर खरीदने से लेकर के बच्चों बड़े लेवल तक, छोटी सी बात से लेकर बड़ी लेवल तक इसका एक साइड है, आज की तारीख में साइड है इसका, और पहले इसका प्रकाशन होता था। यह सारी चीजें राजपत्र के अंतर्गत इंक्लूड है। इवन यहाँ पे कौन कौन से नेता होके गए, कौन, इन लोगों की भूमिका क्या थी, राष्ट्रीय स्तर पर क्या योगदान रहा, और इसकी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए। सरकार को, केंद्र सरकार को कैसे मालूम पड़ेगा कि महाराष्ट्र अपना विकास कैसे कर रहा है। तो यह सारी चीजें सरकारी गजट इस राजपत्र में, शपथ पत्र राजपत्र में पेज वाइज मंत्रालय में सुरक्षित है, रखी गई हैं। इसका एक लोगो होता है, और साथ साथ में इसको संभालने के लिए सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। इस तरह से बच्चों आप देखोगे कि हमने बहुत सारी चीजें, दैनंदिनी, पत्राचार, पत्र पत्रिकाएं, कोश साहित्य, डाक टिकट, सरकारी गजट, यह सब जो लिखित साधन है, यदि हम रियल में इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई के लिए, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी लिखित साक्ष्य के रूप में, जो लिखा हुआ है, किसी विशेष पर्सन ने लिखा हुआ है, विशेष व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, तो हम इन सब माध्यमों का बच्चों उपयोग करके अपना नॉलेज, अपना ये हम बढ़ा सकते हैं। और इसी में आप देखोगे कि कुछ आपको अगला जो आपका मुद्दा आएगा, भौतिक साधन, साधनों की कमी नहीं है, साधन हमारे पास पर्याप्त हैं, अनगिनत हैं, लेकिन आज हमने सिर्फ एक मुद्दा पढ़ा, लिखित साधन, और लिखित साधनों के अंतर्गत हमने यह सारी चीजें साक्ष्य के रूप में देखा।
हेलो, बच्चों आवाज आ रही है मेरी? जी मिस, आ रही है। हाँ, तो अभी जैसे हमने लिखित साधन की जानकारी प्राप्त की, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, तो हम लोग उस मुद्दे पर चलते हैं। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग डियर, बोलो। मैम देन देने का मतलब क्या? क्या? देन देनी। दैनंदिनी बच्चा, मैंने हाँ। आपको बताया कि डायरी, दैनंदिनी जैसे आपके पास कोई डायरी है या आपकी नोटबुक उठा लीजिए और आप उसमें आज की डेट से, आज अपना डेट डालिए उसमें। आज कौन सा दिन है? 21 जून 2021। ठीक है, और आज से ये डेट के साथ उसको लिखना शुरू कीजिए कि आज आपके जीवन में आज के दिन आप कौन सी विशेष घटना घटी, आपने विशेष कार्य क्या किया, ये XYZ जो भी आपको लिखना है उसमें, वह सारी चीजें आप लिखते जाते हो और अपने जीवन पर्यंत ये सारी चीजें लिखते हो या बीच में कभी ब्रेक कर देते हो, तो यह सारी चीजें बच्चों दैनंदिनी के अंतर्गत समाविष्ट हैं। दैनंदिनी के माध्यम से ही आप हमें फ्यूचर में अगर आपके बारे में किसी को जानना रहेगा, आपके फैमिली मेंबर या आप कोई विशेष कार्य करते हो, किसी और को जानना रहेगा, तो यही आपकी डायरी, जिसे हम दैनिक डायरी कहते हैं, इसी के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। आप में से किसी और का कोई क्वेश्चन है? अपने क्वेश्चन, अपने डाउट्स को क्लियर करिए। हेलो, किसी का कोई सवाल नहीं है बच्चों? टीचर दैनंदिनी मतलब क्या होता है? समझ में नहीं बेटा आया। जस्ट अभी बताया, दैनंदिनी ना। हाँ टीचर। हाँ अभी बताया ना, डायरी हाँ टीचर। जिसे आप लिखते हो प्रतिदिन। अभी जस्ट बच्चे का वही सवाल था, सेम सवाल था। प्रतिदिन जो आप अपने बारे में जानकारी लिखते हो, विशेष कार्य लिखते हो, जो भी आप लिखते हो, वह आपकी दैनंदिनी, जैसे मैंने डायरी लिखा और फ्यूचर में किसी के हाथ वह डायरी जाती है तो उसको हम मेरे बारे में जानकारी प्राप्त होगी और ये बहुत सालों तक चलता रहेगा। यह एक साक्ष्य हो गया, प्रमाण हो गया, मैंने अपने हाथों से लिखा है उसे, तो इसीलिए वह लिखित साधन है। किसी और का कोई सवाल बच्चा? अपने डाउट्स क्लियर करिए, लिखित साधन का जो ये है उसे आप क्लियर करिए जो है। हो गया? ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोगों को प्रकरण पहला इतिहास के साधन में पहला टॉपिक लिखित साधन, जो लिखित साधन में जो बहुत सारी चीजें मैंने बताई, उसके बारे में अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ऋषभ गुप्ता सर ने आपको बोला है, पूछिए अपने सवाल बेटा। माइक अनम्यूट करो बेटा और पूछो। आई थिंक बाई मिस्टेक किया होगा सर, क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही है। काजल सुनील प्रजापति, आपको कुछ पूछना है? यस सर। सर ओके। टीचर पत्राचार मतलब क्या होता है? पत्राचार समाचार पत्र के अंतर्गत
जितने भी लेटर्स, जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं, वो सब पत्राचार ही के अंतर्गत ही आते हैं। करस्पॉन्डेंस एक दूसरे के माध्यम से हम तक पहुंच रहा है जो न्यूज़, वो पत्राचार के अंतर्गत आता है। जैसे आप फ्यूचर में अगर आपको आपके पास समय नहीं है, स्टडी नहीं कर सकते हो, तो आप कोई चीज करस्पॉन्डेंस, आप घर अपने जॉब को करते हुए, काम को करते हुए, स्टडी को कंप्लीट करते हो। वैसे ही समाचार पत्रों में भी या जो भी आपके पास लिखित साक्ष्य है वो किसी के थ्रू, जैसे आप करस्पॉन्डेंस की डिग्री प्राप्त करोगे किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से या स्कूल कॉलेज के माध्यम से, आप वहाँ डेली प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन जब भी आप जाते हो तो आपको कोई ना कोई वो मटेरियल जो है आपको देता है, प्रोवाइड कराता है। वैसे ही बच्चों, जब आप वहाँ पे साक्षी के रूप में प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन आपको वाया किसी के वाया आपको चीजें मिल रही हैं, वह सारी समाचार पत्रों के पत्राचार के अंतर्गत रखी गई हैं। ओके टीचर, थैंक यू। वेलकम बेटा। रूमन किसी और बच्चे? हाँ रूमन सर। आपको कुछ पूछना है? माइक अनम्यूट करो और पूछ लो बेटा। ठीक है